हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मॉड्यूलो और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं बच्चों कि ये जो टॉपिक है ये 11वीं और 12वीं दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ चैप्टर तो ये सिर्फ 12th में गिवन है, बट 11th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में मॉड का काफ़ी यूज़ है। ठीक है, ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है, तो 11वीं भी इसको ढंग से कर ही लें, बेटर रहेगा उनके लिए। तो देखते हैं भाई, आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले एक बार नज़र मार लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या किया था, है ना। एक बार उस पर भी नज़र मार लेते हैं, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा। तो बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों को ये बता ही दिया था कि लिखा है ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। इसका क्या मतलब है कि ए मॉड एन और बी मॉड एन इक्वल है, यानी ए को एन से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है और b को n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो इक्वल है। और इसका एक मतलब हम और भी कह सकते हैं क्या, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो n का मल्टीपल है, यानी n की टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा। या आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल होगा n से। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी भाई देख लो, नहीं तो इसको रट लो तो भी आज काम चल जाएगा, बट फिलहाल मैं यही कहूँगा फर्स्ट वीडियो आप लोग देखो। तो अब भाई हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो जितने भी क्वेश्चन है भाई आप वीडियो पॉज करके खुद ही अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बार बार हर क्वेश्चन में क्या आपको ये बात बताऊंगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपसे नहीं हो तो वीडियो प्ले करके देख लो, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड अ वैल्यू ऑफ m बिटवीन 70 एंड 80। मतलब m की एक वैल्यू निकालो 70 और 80 के बीच में, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही हो, इस स्टेटमेंट को। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 14 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 172 मॉड m। अभी हमने पढ़ा जब भी ऐसा लिखा हो तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय n, कह सकते हैं ना। एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी और कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है भाई, ये दो चीज़ें इक्वल हैं, किसी को भी पहले लिख लो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा है कि जब बच्चे a माइनस बी करते हैं, जैसे अब यहाँ पे 14 माइनस 172 करोगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। कई बार बच्चों को नेगेटिव नंबर को डिवाइड करने में दिक्कत लगती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बड़े वाला पहले लिख के छोटे वाला बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेन बात है इनका डिफरेंस निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी निकाल लो, हमें पता होना चाहिए इनका डिफरेंस m से डिविजिबल है, बात ख़त्म। ठीक है, तो आप चाहो तो एक बार ये दिखा भी सकते हो कि भैया हमें गिवन है 14 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 172 मॉड m। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 172 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉड m। ठीक है, और अभी अभी आपको बताया जब भी ये लिखा हो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय n, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 172 और 14 का जो डिफरेंस आएगा वो m से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी 172 माइनस 14 इज़ डिविजिबल बाय m। तो 172 माइनस 14 भैया 158 हो जाता है, तो 158 इज़ डिविजिबल बाय m। तो मतलब हमें m की कोई ऐसी वैल्यू बतानी है 158 जिससे डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है m की वैल्यू 70 से 80 के बीच में है ना भाई। गिवन है कि जो m है वो 70 से 80 के बीच में है। अब बस आपको 70 से 80 के बीच में कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे डिवाइड हो जाता है, वही आपका आंसर है। ठीक है, अब जिन लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है वो फटाफट बता देंगे, जिनकी नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको एक तरीका कि भैया m क्या क्या हो सकता है। एक बात बताओ, 70 से 80 के बीच में m क्या क्या हो सकता था। m हो सकता था 71, 72, 73, 74, 75, 76, है ना, 77, 78,
79, इनमें से कुछ भी हो सकता था, इनमें से कुछ भी हो सकता था। अब हमें इनमें से वो नंबर बताना है जिससे 158 डिवाइड हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो फटाफट बता देंगे कि आंसर 79 है। कि आंसर क्या है भैया? 79। अब जिनको दिक्कत लग रही है कि भैया हर नंबर से डिवाइड करके देखे क्या, ऐसी ज़रूरत नहीं है भाई। पहले तो देखो ये सारे 70 से ऊपर नंबर है ना, तो 70 × 2 के आसपास ही पड़ रहा है ना ये भाई। 70 × 3 जो है वो तो 210 हो जाएगा ना। तो इन सब नंबर्स को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे ज़्यादा ही आएगा। तो यानी इनमें से किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके ही ये आ रहा होगा, है ना। तो अब किसको आएगा? तो भैया 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट डिजिट तो 2 आएगी ना भाई। आप सिर्फ यूनिट डिजिट को देख लो, आप इसको 2 से करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 2 आएगी। हमें तो 8 चाहिए। इसको 2 से करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। हमें तो 8 चाहिए, है ना। इसको 2 से करूँगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। तो ये तो नहीं हो सकते ना, ये तीनों तो नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना फंडा? अब जैसे इसकी यूनिट डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही 75 भी नहीं हो सकता, 76 भी नहीं हो सकता, 77 भी नहीं हो सकता, 78 भी नहीं हो सकता। इसको जब मैं 2 से करता हूँ तो यूनिट डिजिट 8 आती है, और इसको भी करता हूँ तो यूनिट डिजिट 8 आती है। तो यही दो पॉसिबल हैं। अब इनसे आप चेक कर लो जिससे ये डिवाइड हो रहा है। मैं जिसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है वही आंसर है, ठीक है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की है तो। बाकी तो भाई वही है कि आप सारों में से देख लोगे सीधे सीधे कौन सा नंबर 158 को पूरा डिवाइड कर रहा है, वही आंसर है। तो हमें पता लग गया आंसर क्या आ रहा है भाई, 79। बस ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भाई। तो ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m, ठीक है ना। एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी मतलब m की जो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है भाई, देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 23 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 29 mod m, ठीक है ना। तो हमें पता है कि भैया इन दोनों का जो डिफरेंस है वो m से डिविजिबल होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 29 - 23 इज़ डिविजिबल बाय m। ठीक है। आप यूँ भी कह सकते थे 23 - 29 इज़ डिविजिबल बाय m। बात एक ही है भाई, ठीक है। बड़ा नंबर पहले लिखने से बस क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी लगेगा, पॉजिटिव आता है ना, रिजल्ट बढ़िया रहता है। तो भैया अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है। तो 6 इज़ डिविजिबल बाय m। अब आपको बताना है 6 किस किस से डिविजिबल है। 6 जो है वो किस किस से डिविजिबल है, बस वो वैल्यू m की हो सकती है। तो आपको पता ही है 6 किस किस से डिविजिबल है भाई। 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर 1 से भी तो डिविजिबल है भाई। 6 1 से भी डिविजिबल है, तो 1 से तो सारे ही डिविजिबल है ना। तो 1 भी लिखना चाहिए था इसमें, नहीं भाई। आंसर यही तीनों होंगे। इस बात को बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। जब भी हम a mod b निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चों? a mod b, मतलब a को हम b से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो जो b है ना बच्चों, वो हमेशा पहली बात तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। b की वैल्यू फ्रैक्शंस में नहीं होती कभी भी, 1.2 1.3 ये सब नहीं होगी। b इज़ एन इंटीजर, या नेचुरल नंबर कह दो इससे बढ़िया। b इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। b क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के लिए तो हमेशा हर नंबर डिविजिबल होता है ना। मान लो आप 5 mod 1 निकाल रहे हो, तो 5 को 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या डिवाइड तो हो ही जाएगा पूरा का पूरा 5 से। भाई 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं ना, हमेशा क्या आएगा? 0। तो फिर हम मॉड की जब बात करते हैं तो 1 नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 से सब डिविजिबल है। तो 1 का क्या करना है लेके, इसलिए हम कहते हैं कि भैया ये जो मॉड है ये 1 के लिए बनाया ही नहीं है।
ठीक है। तो जब भी आप मॉड में यहाँ पे कोई नंबर ले रहे हो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो नंबर 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, बट 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर लिख दिया ना, आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 ये सब होते हैं, और 1 हमने लेना नहीं है। तो 2 या उससे बड़े नेचुरल नंबर। तो जब भी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी ही आएगी। इसीलिए m की वैल्यू सिर्फ 2 3 6 है। तो बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आप खुद अटैम्प्ट करो, नहीं होता तो वीडियो प्ले करके देखो भाई, मैं करता हूँ। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे भाई, ये गिवन है ना। इससे क्या पता चलता है, 150 और 10 का डिफरेंस m से डिविजिबल होगा, यानी 150 माइनस 10 इज़ डिविजिबल बाय m, है ना। और 150 माइनस 10 कितना होता है भाई, 140 होता है। तो 140 इज़ डिविजिबल बाय m। तो अब हमें क्या करना है, हमें m की वो सभी वैल्यूज़ लिखनी है जिससे 140 डिविजिबल हो, मतलब वो सारे नंबर लिखने हैं जिनकी टेबल में 140 आता है, जो 140 को पूरा पूरा डिवाइड करते। तो आसान है, देखो 1 तो लिखना नहीं है, आपको पता है ना। तो m क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले 2 से हम शुरू करेंगे। तो 2 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, सबको पता है, एंड में 0 आ रहा है भैया, 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है ना, 2 से तो डिवाइड हो गई। फिर 3 से होगा कि नहीं होगा, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, 3 से पूरा डिवाइड, अभी तो ये छोटा सा नंबर है ना, 3 से पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करो, इन सभी डिजिट्स को ऐड कर लो। इनको ऐड करा तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इनको ऐड करके क्या आ रहा है, 5। तो 5 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम 4 से करके देखेंगे। तो 4 से करके देखने की ज़रूरत नहीं है, 4 से करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया लास्ट में 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डिविजिबिलिटी बताऊंगा, अगर आपने बचपन में नहीं पढ़ी। फ़िलहाल या तो आप डिवाइड करके ही देख सकते हो कि भैया ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए m4 भी हो सकता है। उसके बाद 5 से तो ये हो ही जाएगा डिवाइड, है ना, एंड में 0 आ रहा है भाई, यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। फिर हम किससे देखेंगे, 6 से। तो 6 से नहीं देखेंगे भाई, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था ना। तो जब ये 3 से ही नहीं हो रहा तो 3 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा, याद रखना है। जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा। बढ़िया हो गई बात ये तो ऐसे ही 5 से हमने देख लिया, अब हम 7 से देखेंगे। तो 7 से तो ये दिख ही रहा है, हो रहा है डिवाइड भाई, 14 है ना, सीधा 20 तो आ जाएगा, 7 से तो हो रहा है डिवाइड। फिर किससे देखना है भाई, 8 से। तो 8 से आप देख लो डिवाइड नहीं हो रहा है, करके देख लो आप, ठीक है बच्चों। 9 से नहीं होगा अभी बताया, क्योंकि 3 से नहीं हो रहा तो 9 से क्यों होगा, 3 के किसी भी मल्टीपल से नहीं होगा। 10 से तो हो ही जाएगा, सीधी सीधी बात है, 10 से तो हो ही जाएगा, 140 है भाई, 10 का मल्टीपल सीधा दिख रहा है। 11 से करके देख लो, नहीं हो रहा है, ठीक है। 12 से तो करना ही नहीं है क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 3 से नहीं हो रहा था तो 12 से क्यों होगा। ऐसे करते चलो भाई, ऐसे ही करते चलो, ठीक है। कुछ एक तो मैं आपको यहीं से निकाल के बता दूंगा और किस किस से होगा डिवाइड। देखो कुछ एक तो आपको इन्हीं से पता लग जाएंगे। कैसे, ये देखो, जैसे भैया ये सारे नंबर्स हैं, इन सब से ये डिविजिबल है, ठीक है। इसमें से वो नंबर उठा लो जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2 और 7, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा यानी 14, उससे ये डिविजिबल होगा, ठीक है। तरीका समझ रहे हो, जैसे इन दोनों को नहीं उठाना, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है, 8 से डिविजिबल होगा नहीं होगा पक्की बात नहीं है। आपने वो 2 नंबर उठाने हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर 2 है ना, जैसे 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 10, तो 10 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 4 और 7 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है 28, तो 28 से भी डिविजिबल होगा। चेक करके देख लो, बेशक चेक करके देख लो भाई, ठीक है। जैसे अब इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 35, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 35, तो 35 से भी डिविजिबल होगा ये,
ठीक है, समझ रहे हो ना बात भाई। और कुछ कर सकते हैं क्या? देखो 7 और 10 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 10 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कितना आ गया? 70। 70 से तो है ही डिविजिबल ये, सही है। फिर 10 और 14 140। हालांकि इनका एक कॉमन फैक्टर है 2, बट फिर भी आप इनको मल्टीप्लाई करके देख रहे हो 140, वो तो ये खुद ही आ रहा है ना, तो हर कोई खुद से तो डिविजिबल है ही, तो 140 से भी होगा। तो इन सभी नंबर से भैया 140 डिविजिबल है। तो आप करके भी चेक कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो, नहीं तो मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया, सही है। तो m ये सब में से कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी सेम ही है भाई, खुद ही कर सकते हो, है कि नहीं, कि इन दोनों का डिफरेंस m से डिविजिबल है, यानी कि भैया 54, इनका डिफरेंस 54 है ना, इज डिविजिबल बाय m, डिविजिबल बाय m। तो अब आपको बताना है 54 किस किस से डिविजिबल होता है, वो सारे नंबर्स जिनकी टेबल में 54 आता है। तो भैया 54 इवन नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, है कि नहीं। 3 से भी डिविजिबल होता है, करके देख लो डिवाइड। 6 से भी होता है, 6 की टेबल में तो आता ही है। नहीं तो ऐसे भी देख सकते थे, जो नंबर 2 और 3 दोनों से दोनों से डिवाइड हो रहा है वो 6 से पक्का डिवाइड होगा, याद रखना। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है वो 6 से पक्का डिवाइड होगा। तो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूँगा बीच में, शायद आपको ना पता हो, पता है तो अच्छी बात है। बाकी 9 की टेबल में भी ये आता है ना, 18 की टेबल में भी आता है। मान लो आपको 18 की नहीं भी आती तो अभी तो बताया था कि भैया 2 और 9 इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 18, तो 18 से पक्का डिविजिबल होगा ये। फिर ये 27 से भी डिविजिबल है, 27 तो हाफ ही है ना इसका भाई, 27 × 2 इज़ 10, और एक ये खुद से भी डिविजिबल है। तो बस ये इतने ही नंबर से डिविजिबल है, हो गया भाई क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये वाला तो टाइप इजी है। अब देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है ये, फिर से कह रहा है 100 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। अब अगर आप इसको पिछले वाली अप्रोच से करोगे, कर सकते हो उससे भी, कि भैया इन दोनों का डिफरेंस 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 100 माइनस x इज़ डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। तो हमको बतानी है x की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है जिससे ये रिज़ल्ट 7 से डिविजिबल हो जाए। x की लीस्ट वैल्यू, जैसे x को आपने 1 रख के देखा, अगर आप x को 1 रख के देखोगे तो ये 99 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लो 99 को 7 से, नहीं होता डिवाइड, ठीक है। फिर आपने x को 2 रख के देखा, 98 आ गया। कितना आ गया? 98। तो 98 7 से डिविजिबल होता है, हमें पता लग गया। x क्या है? 2, बस ख़त्म। x क्या है? 2, हो गया क्वेश्चन। अब बच्चे कहेंगे ऐसे कितनी वैल्यू रख के देखेंगे? अरे भाई बहुत सारी रख के थोड़ी देखनी पड़ेगी आपको बहुत सारी रख के नहीं देखनी पड़ेगी भाई। पॉसिबल वैल्यूज़ आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 यही तो रखनी पड़ेगी, और कुछ थोड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इनमें से ही कुछ आता है ना, तो इनमें से कुछ ना कुछ आप 100 में से माइनस करोगे तो पक्का वो 7 से डिविजिबल बन जाएगा, समझ गए। अगर इनमें से कुछ भी माइनस करने पे ये 7 से डिविजिबल नहीं बन रहा, इसका मतलब ये ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है, समझ गए। जैसे एक नंबर हमने 49 लिया, ये ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है ना, तो अगर मैं इनमें से कुछ माइनस कर दूंगा, इसमें से 49 में से 1 या 2 कुछ भी माइनस कर दूंगा, तो जो नया नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल थोड़ी होगा। पर अगर कोई ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल नहीं है, आप कोई भी नंबर ले लो, 51 ले लिया, तो 51 में से आपको ऐसा इनमें से कोई ना कोई नंबर ज़रूर मिलेगा जो आप माइनस कर दो तो नंबर 7 से डिविजिबल बन जाए। जैसे 51 में से 2 माइनस कर रहा हूँ तो 49 आ गया, बन गया ना 7 से डिविजिबल। तो यानी x की वैल्यू इनमें से ही कुछ हो सकती थी। तो मैंने रख के देखा, सबसे पहले मैंने 1 रखा, मेरे को लीस्ट वैल्यू बतानी थी, मैंने छोटे से शुरू कर दिया। पहले 1 रखा तो 99 आया, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था। 2 रखा तो 98 आया, 7 से डिवाइड हो गया, बस हो गया काम, x की वैल्यू 2। सही है। इससे भी आसान तरीका आपको बता देता हूँ।
इससे भी आसान तरीका बता देता हूँ। क्या कर सकते हो आप, ये क्या कह रहा है भाई, 100 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7। इसका क्या मतलब है कि 100 को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वही x को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा। अब आप क्या करो, ये रिमाइंडर निकाल लो। 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 2। तो अब हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर x बताना है जिसको 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 2 आए, तो खुद ही है वो भाई। 2 को ही डिवाइड करूँगा 7 से तो रिमाइंडर 2 आएगा भाई। 7 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, अगर 7 से बड़े नंबर है, मान लो 9 है, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, है ना। 9 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। 16 को 7 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 2 आएगा। मुझे चाहिए सबसे छोटा नंबर जिसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 2 आए, तो वो तो 2 खुद ही हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 7 से छोटा है। उसको 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 ही आएगा ना। तो कैसे भी कर लो, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब x की सभी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं भाई, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं भाई। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि 28 माइनस एक्स इज़ डिविजिबल बाय 6, इज़ डिविजिबल बाय 6। सही बात है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 28 माइनस एक्स जो है वो 6 का मल्टीपल है। मान सकता हूँ बच्चों भाई, ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 की टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा ना, तो 6 का मल्टीपल मान लिया इसको। बट याद रखना, ये जो नंबर m आपने लिखा है, इट शुड बी एन इंटीजर, इट शुड बी एन इंटीजर, ठीक है भाई। 6 इंटू 1 6 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है, 6 इंटू 3 18 होता है। तो ये सभी नंबर 6 के मल्टीपल हैं, 6 से डिविजिबल है। पर 6 इंटू हाफ कितना होता है, 3 होता है। 3 थोड़ी 6 का मल्टीपल है, नहीं है ना। तो मतलब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर क्या होना चाहिए, ऐसे हाफ 1/3 फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं 28 माइनस एक्स 6 से डिविजिबल है, तो 28 माइनस एक्स 6 की टेबल में कहीं ना कहीं आएगा, मतलब 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मुझे ये मिलेगा, है ना। और m यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, m बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये क्या सिंबल है बच्चों, बिलोंग्स टू, z मतलब इंटीजर। जिन्होंने सेट चैप्टर नहीं पढ़ा उन्हें नहीं पता होगा, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और z मतलब है भैया इंटीजर। तो इस बात का मतलब क्या है कि m इज़ एन इंटीजर, m इज़ एन इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है भाई, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करो यहाँ से, 28 माइनस 6m इक्वल्स टू x हो जाएगा। हमें x निकालना ना, हमें क्या करना है भाई, x निकालना है। तो इस x को मैं यहाँ ले गया, 6m को इधर ले आया, बस। अब आपको m तो पता ही है ना क्या है, m एक इंटीजर है। आपको पता है m अगर एक इंटीजर है तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव सभी होते हैं, 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाओ, और पीछे -1 है, -2 है, -3 है ना। तो ये सभी हमारे इंटीजर्स हैं। तो m इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो बस आप m की ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखो, आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ख़त्म। तो इसका मतलब x क्या हो सकता है, देखो अगर आप m को 0 रख दोगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 28, सही है। और अगर आप 1 रख दोगे m को तो 28 माइनस 6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 22। अगर आप यहाँ पे 2 रख दोगे
तो 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे नहीं रखने, बस 2-3 रख लेना। 2 पॉजिटिव रख लिए, 2 नेगेटिव। फिर हमने क्या किया, m को -1 रख दिया यहाँ पे। तो m को -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। नहीं, और सारे तो रखने की ज़रूरत भी नहीं है ना भाई, सारे रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा है इन सबका गैप 6 है, नहीं दिख रहा क्या? आपने 2-3 नंबर रख लिया, आपको दिख रहा है सबका गैप क्या है? 6 है। देखो डिक्रीज़ हो रहे हैं, इन सबका गैप 6 है ना भाई। 6 के मल्टीपल माइनस कर रहा हूँ तो 6 का ही डिफरेंस आएगा। तो बस अब यहाँ पे जब आगे जाते जाओगे तो 6 बढ़ता चला जाएगा ना, है ना। 40 आ जाएगा, फिर 46 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे सारे नंबर नहीं लिखने हैं, ऐसे आपने 4-5 नंबर लिख देने हैं। एक नंबर वो लिख देना जो 0 पुट करके आ रहा है, 1 और 2 पुट करके जो आ रहा है वो लिख देना, -1 और -2 पुट करके आ रहा है वो लिख देना। ऐसे 5 नंबर तो मिनिमम लिख देना, ठीक है। ये 5 तो भैया लिख ही देना। इन 5 को लिख दिया, उसके बाद आप डॉट डॉट आगे पीछे लगा दो, बस ख़त्म कहानी। कि भैया ऐसे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो चले भाई आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखें। अब देखो बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे ही करना है बिल्कुल। क्या करेंगे हम कि भैया इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। इसको सॉल्व कर लो ना बेशक भाई, आपको पता ही होगा 2⁸ जो है वो 256 होता है, ठीक है। और हमें ये गिवन ही है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि x+1 - 2⁸ यानी 256, सही है ना। इसका और इसका डिफरेंस ये डिविजिबल होगा 7 से, इज डिविजिबल बाय 7। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो 7 का मल्टीपल होगा। तो वही चीज़ करेंगे हम, क्या हम मान लेंगे कि ये जो नंबर है इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। 1 - 256 कितना हो जाएगा? -255। कि ये जो नंबर आ गया भैया 7 से डिविजिबल है, तो 7 का मल्टीपल एज्यूम कर लो इसको, वेयर m कैन बी एनी इंटीजर। बस अब फिर से आपको वही करते हैं भाई, x की वैल्यू क्या दिख गई यहाँ से आपको? 7m + 255, सही है ना। अब आपको बताया था m तो इंटीजर है, m तो इंटीजर है, पता है ना m क्या है? 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे पीछे -1 -2 एंड सो ऑन, m कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये 5 नंबर जो हैं इसमें पुट कर देने और ख़त्म है कहानी। एक नंबर पुट करके ही पता लग जाता है वैसे तो, सिर्फ एक नंबर पुट करके। कैसे भाई? यहाँ पे 7 के मल्टीपल की बात हो रही है ना, तो जब आपको x की वैल्यू लिखनी है ना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको m पुट नहीं करना पड़ेगा। जब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 7 के मल्टीपल ऐड हो रहे हैं 255 में, तो बीच में तो आप 255 ही लिख दो, क्योंकि जब 0 लूँगा यहाँ पे तो ये 255 आ जाएगा ना। बीच में क्या करा? 255। कैसे आया कि m को 0 रखा। अब 7 के मल्टीपल इसमें ऐड हो रहे हैं, तो इसमें 7 बढ़ाते जाओ आगे, पीछे 7 माइनस करते जाओ, बस ख़त्म। आगे 7 इंक्रीज़ करूँगा 262 269 एंड सो ऑन, पीछे 7 माइनस करूँगा तो 248 241 एंड सो ऑन। तो x की ये सभी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, हो गया क्वेश्चन, सही है ना। और जब ऐसे सेट बनाओगे ना, ऐसे सेट बनाओगे तो इक्वल्स का साइन मत लगाना भाई, कई बार टीचर नंबर काट देते हैं। तो यहाँ पे आप बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे कि x बिलोंग कर रहा है, मतलब x इनमें से कुछ भी हो सकता है। या तो आप बिना ब्रैकेट के ही लिख देना वैल्यूज़, ठीक है, ये ब्रैकेट मत लगाना। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप ऐसे इक्वल्स करके लिख सकते हो कि x इज़ इक्वल टू इस तरीके से 241 248 255 262 269 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये बच्चों आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ख़त्म। अटेम्प्ट कर लो आप। एक बात आपको और बता देता हूँ, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों। देखो हर बुक में क्या है, ये टॉपिक अलग अलग लेवल पे गिवन है।
ML अग्रवाल में अलग है, RD शर्मा में अलग है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। NCERT ने अभी हमें कोई बुक दी नहीं है, ठीक है। तो ख़त्म नहीं हुआ है, इसको थोड़ा डेप्थ में कवर करेंगे हर टॉपिक को, सिर्फ इसको नहीं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसकी 2-3 वीडियोज़ और आएंगी। आप ये मत सोचिए ख़त्म हो गया, ठीक है। जब तक टॉपिक ख़त्म नहीं होगा आपने किसी और बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब मैं टॉपिक ख़त्म करा दूंगा, मैं कहूँगा जी ख़त्म, फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं आप सोचो टॉपिक हो गया, आपने कोई बुक उठा ली, फिर आपसे नहीं हो रहे क्वेश्चन, आप कहोगे पता नहीं क्या पढ़ा दिया सर ने। तो जिस दिन मैं कहूँगा ये चैप्टर ख़त्म मॉड्यूलर अर्थमेटिक, फिर आप किसी भी बुक से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ऐसा मान के चल रहा हूँ। देखते हैं, नहीं हुआ तो करा देते हैं, हो गया तो बढ़िया है। क्या कह रहा है ये? अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है भाई, कि यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ, तो जिसने ये पकड़ लिया मतलब वो ध्यान दे रहा है कि नहीं। ये लिखा है भाई, कह रहा है x एक ऑड इंटीजर है, x कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है, तो प्रूव करो। ये क्या प्रूव करो कि x² इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। इसका क्या मतलब है कि जो x² - 1 है वो डिविजिबल होगा 8 से, आपको प्रूव करना है। x कोई भी ऑड इंटीजर है, हमें नहीं पता क्या है, कह रहा है x कोई भी ऑड इंटीजर हो, x² - 1 जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा 8 से, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, करते हैं भाई, कैसे करेंगे। अब पहले तो ये कह रहा है x एक ऑड इंटीजर है, तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ बच्चों, क्या भाई मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जो x है वो 2n + 1 की फॉर्म में होगा, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। कोई भी ऑड नंबर की शक्ल ऐसी तो होगी, पूछो क्यों? क्योंकि हर ऑड नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या छोड़ता है? 1। भाई आप इसमें n को कुछ भी डाल लो, एक ऑड नंबर ही आएगा। तो दुनिया का कोई भी ऑड नंबर हो उसकी शक्ल ऐसी होती है। मतलब जब आपने ये लिख दिया, एक तरीके से आपने सारे ऑड नंबर लिख दिए। कैसे? n इंटीजर है ना, n को जब मैं इसमें 0 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर n को जब 0 डालेंगे तो 1 आएगा, 1 डालेंगे तो 3 आएगा, 2 डालेंगे तो 5 आएगा, तो सारे ऑड नंबर आ गए ना इसके अंदर। अब हमें तो पता नहीं ना x कौन सा ऑड नंबर था, तो हमने ऐसे ही मान लिया एक जनरल कि कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, पर ऑड नंबर की शक्ल हमेशा ऐसी होती है कि वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 छोड़ता है। ये हमने x मान लिया। अब बात यहाँ पे x² की हो रही है ना, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। तो x का स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे 2n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। खोल लेते हैं भाई, a + b होल स्क्वायर तो आता ही होगा सबको, a² + 2ab + b², यही होगा ना बच्चों। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो x², इन दोनों में से हमको दिख रहा है कि 4n कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 4n कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया भाई? n + 1, ठीक है ना। इन दोनों में से हमने 4n कॉमन लिया, ये आ गया, ये वाला +1 एज इट इज़ लिख दूंगा। अब बच्चों एक चीज़ पता होगी आपको, नहीं पता तो पता लग जाएगी कि n × n + 1 इज़ ऑलवेज इवन, इज़ ऑलवेज इवन। क्यों भाई? किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, पूछो क्यों? n और n + 1 का मतलब कंसेक्यूटिव नंबर ही तो है, एक नंबर और उससे अगला नंबर। तो जब 2 लगातार कोई भी नंबर लोगे उसमें से एक तो पक्का इवन हो गए ना भाई। मान लो आपने 2 ले लिया, उससे अगला नंबर 3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 6, इवन आ रहा है। क्यों आ रहा है इवन? कि जब भी हम इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है? इवन आता है ना। और जब मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो उनमें से एक तो इवन होगा ही, क्योंकि जब भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर देखोगे, एक ऑड होगा एक इवन होगा, एक ऑड होगा और एक इवन होगा। भाई पहला अगर आपने ऑड ले लिया तो दूसरा इवन होगा, पहला अगर आपने इवन ले लिया तो दूसरा ऑड होगा, कंसेक्यूटिव नंबर से, है ना। तो रिज़ल्ट हमेशा इनको मल्टीप्लाई करके कैसा आएगा? इवन ही आएगा। तो कभी भी कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे, रिज़ल्ट हमेशा इवन होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि अब ये इवन है तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जो n × n + 1 है, क्योंकि वो इवन है, इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल है। तो मैंने मान लिया ये 2 × m के इक्वल है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो ये 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन है ना। इवन 2 का मल्टीपल एक ही बात है। m भी यहाँ पे आप लिख देना, कोई भी इंटीजर हो सकता है,
भाई ये 2 का मल्टीपल है ना, कुछ भी हो सकता है, 4, 6, 8, 10, कुछ भी, मुझे क्या पता क्या है। तो m मेरे को नहीं पता क्या है ना, तो इसलिए लिख दिया m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये लिखनी है छोटी छोटी बातें, m इंटीजर हो सकता है, n इंटीजर हो सकता है, वरना टीचर नंबर काट देंगे। भाई आपने यहाँ पे नहीं लिखा है m इंटीजर है, तो वो तो फिर m को हाफ पुट कर देगा। हाफ थोड़ी पुट कर दूंगा यहाँ पे, हाफ पुट करूँगा तो 1 आ जाएगा। 1 को इवन है नहीं है ना, तो बताना पड़ेगा m क्या क्या रख सकते हो। अब n इंटू n प्लस 1 को हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट n 1, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये वाला 4 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 4 एज इट इज़, n इंटू n प्लस 1 की जगह ये लिख देते हैं 2 इंटू m। n इंटू n प्लस 1 की जगह क्या लिख दिया हमने, 2m, और ये वाला प्लस 1 एज इट इज़। तो अब ये क्या दिख गया बच्चों आपको, 8m दिख गया, क्या दिख गया, 8m, है ना। और ये वाला जो 1 है इसको मैं इधर लाके माइनस कर सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8m आ गया। क्या आ गया, ये 1 इधर आके माइनस हो गया ना, तो ये आ गया। इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर और 1 का डिफरेंस 8 का मल्टीपल है, यानी 8 से डिविजिबल है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो हम कह नहीं सकते क्या कि एक्स स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8, यही तो होता है ना भाई। ये स्टेटमेंट कब सेटिस्फाई करती है, जब इनका डिफरेंस 8 से डिविजिबल हो। तो हमने प्रूव कर तो दिया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 से डिविजिबल है, तो इससे हम ये कह सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8। देखो हो गया ना, ख़त्म, ठीक है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो अच्छे से बच्चों, एक बार दोबारा भी बना के देख सकते हो। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।